अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज हम लेकर के आए हैं असिस्टेंट उर्दू ट्रांसलेटर की उर्दू से हिंदी ट्रांसलेशन और हिंदी से उर्दू ट्रांसलेशन। ये क्लास बहुत ही नॉलेजेबल और बहुत ही सीखने वाली क्लास है। इसे आप एंड तक देखें और हमारा चैनल मास्टर रमीज को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए। ज्यादा तमहीद नहीं बांधते हुए हम अपनी क्लास के तरफ गामजन होते हैं और सीखते हैं एक नए अंदाज में। अब इसे स्क्रीन पर देख सकते हैं ये सवाल कि निम्न में से स्तुति गीत के लिए सही शब्द है। निम्न में से स्तुति गीत के लिए सही शब्द है। अलिफ तमसील, बा कसीदा, जीम तशबीह, दाल मरसिया। तो स्तुति गीत के लिए क्या है कि अलिफ तमसील है, बा कसीदा है, जीम तशबीह है और दाल मरसिया। तो इसका सही जवाब है बा कसीदा। निम्न में से स्तुति गीत का सही जवाब है कसीदा। चलते हैं हम अगले प्रश्न में। आप यहां पर देखिए कि शब्द वाक्पटुता का यहां पर का है, ये ब लग गया है। का सही उर्दू अनुवाद क्या होगा? शब्द वाक्पटुता का सही उर्दू अनुवाद क्या होगा? बलागत, तंज, फसाहत, इस्तेआरा। वाक्पटुता का सही जवाब क्या होगा? आप कमेंट बॉक्स में इसका जवाब लिख सकते हैं। तो इसका सही जवाब है वाक्पटुता का फसाहत। इसका सही जवाब है फसाहत। वाक्पटुता का सही जवाब है फसाहत। यह स्क्रीन पर आपका प्रश्न है, कल्पना का उर्दू अनुवाद होगा। कल्पना का उर्दू अनुवाद होगा जज्बात, नसर, बयान, तखय्युल। कल्पना जिसको हम लोग इमेजिन करते हैं, इमेजिन बोलते हैं, अंग्रेजी में इसका इमेजिन होता है। तो इसका सही जवाब होगा तखय्युल। इसका सही जवाब होगा तखय्युल। कल्पना का उर्दू अनुवाद होगा तखय्युल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहां देखिए, समीक्षा, तबसरा, पेश लफ्ज, मजमून, इख्तितामिया। समीक्षा का सही उर्दू अनुवाद क्या होगा? तो इसके लिए तबसरा है, पेश लफ्ज है, मजमून है, इख्तितामिया है। तो ये आप कमेंट बॉक्स में इसका ये लिखिए। तो इसका सही जवाब होगा तबसरा। इसका सही जवाब होगा तबसरा। समीक्षा का सही जवाब तबसरा होगा। तो ये रहा आपका स्क्रीन पर क्वेश्चन। कविता का शब्दावली पुनरावृत्ति का उर्दू अनुवाद होगा। यानी कविता में एक शब्दावली आता है जिसको हम लोग पुनरावृत्ति यानी कि बार बार उसको दोहराते हैं, का उर्दू अनुवाद क्या होगा? शायरी में ही देखिए कि उर्दू शायरी जब करते हैं तो बार बार हम शेर में क्या करते हैं कि उसको दोहराते हैं। हर दूसरे लाइन पर क्या करते हैं, उसको दोहराया जाता है। तो आप समझ गए होंगे कि दोहराया बाद में क्या जाता है। दास्तान तो मतलब एक तवील कहानी है। रुबाई जो कि 4 मिसरों पर मुश्तमिल है। काफिया, रदीफ। तो इसका सही जवाब होगा रदीफ। इसका सही जवाब होगा रदीफ।
रदीफ को ही हम क्या करते हैं, पुनरावृत्ति करते हैं। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ, देखते हैं कि इसमें क्या है। उपमा का सही उर्दू इस्तिलाह है। उपमा का सही उर्दू इस्तिलाह होगा तशबीह, तंज, इस्तिआरा, दास्तान। इसका सही जवाब आप कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए। तशबीह, तंज, इस्तिआरा और दास्तान। इसका सही जवाब होगा तंज। इसका सही जवाब होगा तंज। गद्य व पद का सही विकल्प होगा, गद्य व पद का सही विकल्प होगा दास्तान व अफसाना, तंज व मिजाह, तंज व मिजाह, नस्र व नज़म, फसाहत व बलागत। इसका सही जवाब क्या होगा, गद्य और पद। तो गद्य होता है नसर और पद होता है नज़म। तो इसका सही जवाब होगा, इसका सही जवाब होगा नसर, नस्र व नज़म। इसका सही जवाब होगा नस्र व नज़म। तो हम जल्द ही लेके आ रहे हैं लाइव क्लासेस, लाइव सेशन, जिसमें जो है क्वेश्चन सवालात पूछने के बौछार होंगे और उसके तसफ़ी बख्श जवाब दिया जाएगा। तो हमारे यूट्यूब चैनल मास्टर गनीज को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए, ताकि जो है जो भी वीडियो अपलोड किया जाए तो सबसे पहले आपके स्क्रीन पर, आपके मोबाइल स्क्रीन पर वो मैसेज तुरंत आए और उससे आप फायदा हासिल कर सकें और इससे फायदेयाब हो सकें। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, देखते हैं कि उसमें क्या है। यह है बुद्धिमत्ता। बुद्धि से होता है अकल, ये आप समझ ही गए होंगे। बुद्धिमत्ता, नुक्ता नजर, नुक्ता चीनी, नुक्ता संजी, नुक्ता शुगल। तो इसका सही जवाब क्या होगा, नुक्ता नजर होगा या नुक्ता चीनी होगा या नुक्ता संजी होगा या नुक्ता शुगल होगा। तो इसका सही जवाब होगा नुक्ता संजी। इसका सही जवाब नुक्ता संजी होगा। चलते हम आगे। उद्धरण को उर्दू में कहा जाता है, उद्धरण को उर्दू में कहा जाता है, मुसन्निफ कहा जाता है, इक़्तिबास कहा जाता है, किताबत कहा जाता है, लुगत कहा जाता है। तो उद्धरण का उर्दू क्या होगा, उद्धरण का उर्दू है इक़्तिबास। उद्धरण का सही उर्दू अनुवाद होगा इक़्तिबास। तो आगे चलते हैं, देखते हैं निम्नलिखित में पाठक के लिए सही विकल्प है। निम्नलिखित में पाठक के लिए सही विकल्प है। पाठक उसे बोलते हैं जो पढ़ते हैं किसी चीज को, पढ़ने वाले को बोलते हैं। तो उसी तरह से जो है पाठक के लिए सामे लफ्ज होगा, बिल्कुल नहीं। सामे तो सुनना होता है, लफाजी भी नहीं होगा। हाफिज होता है जो याद रखता है, कारी होगा जो पढ़ता है। तो इसका सही जवाब होगा कारी। निम्नलिखित में पाठक का सही उर्दू अनुवाद होगा कारी। तो चलते हम नेक्स्ट अपने प्रश्न की तरफ, देखते हैं कि यह है उर्दू। ये क्या है कि उर्दू दर्ज झेल में से सही लफ्ज की निशानदेही कीजिए। तो इसमें से आपका 4 ऑप्शन दिया गया है, 4 में से कोई एक सही होगा तो उस पर सही कीजिए। दर्ज झेल में से सही लफ्ज की निशानदेही कीजिए। मसदर, सीन से लिखा हुआ, मीम सीन दाल रा, मसदर। बा में मसदर लिखा हुआ है, मीम सा और दाल रा है। और उसी तरह जीम में है मीम सा दारा मसदर, और दाल में है मीम शीम दाल रा मसदर। तो इसका सही जवाब क्या होगा, इसका सही जवाब होगा मसदर। जो इसका सही जवाब होगा मसदर, जो साथ से लिखा हुआ है। हाँ, तो प्यारे बच्चों और कंपटीशन की तैयारी करने वालों, इसका सही जवाब क्या होगा कि साथ से जो मसदर होगा। चलते हम अपने नेक्स्ट। दर्जेल में से कौन सा, दर्जेल में जो है, दर्जेल में से कौन सा लफ्ज मुज़क्कर है, दर्जेल में से कौन सा लफ्ज मुज़क्कर है। अलिफ में मोती, बे में मुर्गी, जीम में आजादी, दाल में शादी। तो इसका सही जवाब होगा अलिफ होगा मोती। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, देखते हैं। जुमला सही कीजिए। सच कहना आसान है मगर कर दिखाना मुश्किल। बा में है कहना सच आसान है मगर कर दिखाना मुश्किल। जीम में है सच आसान है कहना मगर कर दिखाना मुश्किल। दाल है आसान है सच कहना मगर कर दिखाना मुश्किल। तो इसका सही जवाब क्या होना चाहिए, टाइप कीजिए। इसका सही जवाब क्या हो जाना चाहिए, आसान है सच कहना मगर कर दिखाना मुश्किल है। बिल्कुल सही जवाब है दाल, इसका सही जवाब है। आसान है सच कहना मगर कर दिखाना मुश्किल है। चलते हम नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। जुमला सही कीजिए। तुम्हारी खामोशी कुछ कह रही है, तुम्हारी खामोशी कुछ कह रही है।
बा में कुछ कह रही है तुम्हारी खामोशी, जीम में खामोशी तुम्हारी कह रही है कुछ, दाल में कह रही है खामोशी कुछ तुम्हारी। तो इसका सही जवाब क्या होना चाहिए? इसका सही जवाब है तुम्हारी खामोशी कुछ कह रही है, तुम्हारी खामोशी कुछ कह रही है। चलते हम अपने अगले प्रश्न की तरफ, देखते हैं इसमें क्या है। काम मुकम्मल होने पर इत्तला दे दी जाएगी, बा में है इत्तला दे दी जाएगी काम मुकम्मल होने पर, जीम में है काम के मुकम्मल होने पर इत्तला दे दी जाएगी, इत्तला काम मुकम्मल होने पर दे दी जाएगी। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ये थोड़ा कंफ्यूजिंग वाली सवाल लग रहा है कि जुमला सही कीजिए। इसको एक बार और पढ़ते हैं। काम मुकम्मल होने पर इत्तला दे दी जाएगी, इत्तला दे दी जाएगी काम मुकम्मल होने पर, काम के मुकम्मल होने पर इत्तला दे दी जाएगी, इत्तला काम मुकम्मल होने पर दे दी जाएगी। तो इसका सही जवाब होगा जीम होगा इसका सही जवाब। काम के मुकम्मल होने पर इत्तला दे दी जाएगी, काम के मुकम्मल होने पर इत्तला दे दी जाएगी। तो इसी तरह से लगातार तैयारी करते रहिए और हमारे साथ जुड़िए, हमारे YouTube चैनल से जुड़िए मास्टर रमीज से। और यहाँ पर जो हर कंपटीशन की तैयारी और जो है हर क्लास की तैयारी, खासतौर पर 9, 10, 11, 12 की तैयारी जो है कराई जाती है। तो जो है आप चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। क्या है कि जुमला सही कीजिए। खुशी हुई तुम्हें देखकर बहुत, बा में है तुम्हें देखकर बहुत खुशी हुई, जी में देखकर तुम्हें खुशी हुई बहुत, दाल में बहुत तुम्हें देखकर खुशी हुई। तो जो है इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब क्या होगा? जुमला सही कीजिए। मैं अलिफ में खुशी हुई तुम्हें देखकर बहुत, बा में तुम्हें देखकर बहुत खुशी हुई, जी में देखकर तुम्हें खुशी हुई बहुत, दाल में बहुत तुम्हें देखकर खुशी हुई। तो जिस सही अगर जो सही ऑप्शन होता है उसका जो है रवानगी के साथ पढ़ा जाता है, एकदम फर्राटे के साथ पढ़ा जाता है, लगता है कहीं ब्रेक नहीं लग रहा, तो इस तरह से पढ़ा जाता है। तो आप देखते हो जब उसको पढ़ने की कोशिश करते हैं तो जैसे अलिफ में लिखा खुशी हुई तुम्हें देखकर बहुत, इसमें थोड़ा टेढ़ापन नजर आ रहा है। बा में इसी तरह से तुम्हें देखकर बहुत खुशी, बहुत स्पीड में पढ़ा जा रहा है, बिना ब्रेक के पढ़ा जा रहा है। जी में देखकर तुम्हें खुशी हुई बहुत, ये थोड़ा अल्टर सा बुझा रहा है। दाल में बहुत तुम्हें देखकर खुशी हुई, ये भी अल्टर था। तो इसका सही जवाब क्या होगा? बा होगा, तुम्हें देखकर बहुत खुशी हुई। तो आगे चलते हैं, आगे प्रश्न देखते हैं। जुमला सही कीजिए। तुम आ जाते अगर मैं बुलाता, तुम आ जाते अगर मैं बुलाता, बुलाता अगर तुम आ जाते, अगर तुम आ जाते, बुलाता मैं, अगर मैं बुलाता तुम आ जाते। तो इसका क्या सही इसका सही जवाब क्या होगा? तो एक बार फिर इसको पढ़िए और अपने में जो है इसको टटोलिए और अपने इसमें रखिए कि ये सही कौन सा होना चाहिए। तो अलिफ है तुम आ जाते अगर मैं बुलाता, बा में है बुलाता अगर तुम आ जाते, जीम में अगर तुम आ जाते, बुलाता मैं, अगर दाल में है अगर मैं बुलाता तुम आ जाते। तो इसका सही जवाब है दाल है, इसका सही जवाब है अगर मैं बुलाता तुम आ जाते। तो चलते हैं हम अपना 19वां प्रश्न की तरफ, देखते हैं इसमें क्या है कि जुमला सही कीजिए। जब बारिश हो रही थी हम खेल रहे थे बाहर, जब बारिश हो रही थी हम खेल रहे थे बाहर, बा में हम खेल रहे थे जब बारिश हो रही थी बाहर, जीम में है बारिश, जीम में है बाहर जब बारिश हो रही थी हम खेल रहे थे, हम दाल में हम जब बाहर खेल रहे थे बारिश हो रही थी। तो इसका सही जवाब क्या होगा? फिर इसको पढ़िए, क्योंकि जितने भी प्रश्न इसमें जुमला सही करने के लिए बड़ा कंफ्यूजिंग वाले प्रश्न होता है, बड़ा कंफ्यूजिंग वाला जो है होता है सवाल होता है। तो इसको बार बार पढ़ने की जरूरत है, बार बार मश्क की जरूरत है। इसी तरह से लगातार मश्क करते रहिए, इंशाल्लाह कलम चुनेगी और अल्लाह ताला आपको और जो है कामयाब करेगा। इसी तरह से लगातार तैयारी करते रहिए और हमारे यूट्यूब चैनल मश्क से जुड़ते रहिए और इसमें जो है हर दिन जो कुछ नया सीखने का मौका इस चैनल में मिलेगा। तो चलते हैं। अलिफ में जब बारिश हो रही थी हम खेल रहे थे बाहर, हम खेल रहे थे जब बारिश हो रही थी बाहर, बाहर जब बारिश हो रही थी हम खेल रहे थे, हम जब बाहर खेल रहे थे बारिश हो रही थी। तो इसका सही जवाब होगा, इसका सही जवाब होगा हम खेल रहे थे जब बाहर, हम खेल रहे थे जब बारिश हो रही थी बाहर। जब हम क्या कह रहे थे? हम खेल रहे थे जब बारिश हो रही थी बाहर। तो इसका जो है ये सही जवाब है, इसका ये सही जवाब है। तो चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। सही जुमला कीजिए, सही जुमला सही कीजिए। वक्त पर न आया वो दफ्तर के, दफ्तर वो वक्त के पर न आया, वो दफ्तर के वक्त पर न आया, न आया वक्त पर दफ्तर वह के। तो इसका सही जवाब क्या होगा? सही जवाब क्या होगा कि देखिए किसी भी कितने छोटा
सवाल रहेगा या कितनी बड़ा सवाल रहेगा, कितना भी बड़ा सवाल रहेगा, तो ये सही जुमला करने के लिए, जुमला को सही करने के लिए बड़ा कंफ्यूज पैदा करता है। तो इसलिए इसको बार बार पढ़ने की जरूरत है, बार बार मश्क करने की जरूरत है। तो चलते हैं, देखते हैं, फिर पढ़ते हैं इसको कि वक्त पर ना आया वो दफ्तर के, दफ्तर वो वक्त के पर ना आया। ये तो थोड़ा अल्टर लगा, क्या कि वह दफ्तर के वक्त पर ना आया, ना आया वो वक्त, ना आया वक्त पर दफ्तर वह के। तो ये सही जवाब होगा, जीम होगा कि वह दफ्तर के वक्त पर ना आया। चलते हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। इसमें देखते हैं क्या है, जुमला सही कीजिए। ना आया कोई हमें लेने के लिए गाड़ी के साथ, ना आया कोई हमें लेने के लिए गाड़ी के साथ, बाम है हमें लेने के लिए ना आया कोई गाड़ी के साथ, गाड़ी के साथ लेने हमें आया ना कोई, हाँ, और कोई ना आया गाड़ी के साथ हमें लेने के लिए। तो इसको फिर से पूरे बड़ा कंफ्यूज कर रहा है, बड़ा जो है ये मुबहम पैदा कर रहा है। ये सवाल जो है बड़ा मुबहम, जो भी प्रश्न होते हैं खासतौर पर जुमलों को सही करने के लिए बड़ा मुबहम और बड़ा कंफ्यूज करने वाला होता है। इसको फिर से पढ़िए। ना आया कोई हमें लेने के लिए गाड़ी के साथ, हमें लेने के लिए ना आया कोई गाड़ी के साथ, गाड़ी के साथ हम लेने हमें आया ना कोई, दाल में कोई ना आया गाड़ी के साथ हमें लेने के लिए। तो इसका सही जवाब होगा हमें लेने के लिए ना आया कोई गाड़ी के साथ। इसका सही जवाब बा होगा, हमें लेने के लिए ना आया कोई गाड़ी के साथ। चलते हम अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, देखते हैं कि इसमें क्या है। कि यह है हिंदी, प्रश्न हिंदी में है और उसका अनुवाद उर्दू में है कि भारतीय संविधान संवैधानिक सर्वोच्चता का अर्थ है कि संविधान सभी कानूनों और संस्थाओं के ऊपर है। भारतीय संविधान क्या है कि भारतीय संविधान संवैधानिक सर्वोच्चता का अर्थ है कि संविधान सभी कानूनों और संस्थाओं से ऊपर है। तो चलते हैं हम इसमें टटोलने की कोशिश करते हैं, इसमें हम टटोलने की कोशिश करते हैं। क्या इसको थोड़ा सा इधर करते हैं, ये जी, तो इसमें टटोलने की कोशिश करते हैं। क्या है कि हिंदुस्तान आइन में पार्लियामेंट को तमाम इदारों पर फौकियत हासिल है। बाम है आईन बालादस्ती का मतलब यह है कि आइन तमाम कवानीन और इदारों से बढ़कर है। जी में हिंदुस्तानी निजाम में गवर्नर का इख्तियार सबसे बाला है। नंबर ये दाल ऑप्शन है, आइन सिर्फ मरकजी हुकूमत पर नाफिज होता है। तो फिर इसको एक बार ऑप्शन पढ़िए कि हिंदुस्तानी आइन में पार्लियामेंट को तमाम इदारों पर फौकियत है। आइन बालादस्ती का मतलब यह है, आइन बालादस्ती का मतलब यह है कि आइन तमाम कवानीन और इदारों से बढ़कर है। हिंदुस्तानी निजाम, ये दो तो होगा ही नहीं, बा और अलिफ पर है। तो इसका सही जवाब बा होगा कि आइन बालादस्ती का मतलब यह है कि आइन तमाम कवानीन और इदारों से क्या है, बढ़कर है, तमाम इदारों से बढ़कर है। चलते हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। द्वैध शासन प्रणाली 1919 के अधिनियम के तहत प्रांतीय प्रशासन में लागू की गई थी। ऑप्शन देखिए, दोहरी हुकूमत 1919 के कानून के तहत सूबाई इंतजामिया नाफिज की गई थी। बाद दोहरी हुकूमत सिर्फ मरकजी पार्लियामेंट तक महदूद थी। 1919 का कानून अदलिया से मुतल्लिक था, न कि हुकूमत से। दोहरी हुकूमत सिर्फ राजाओं पर नाफिज था। तो इसका सही जवाब क्या होगा, इसका सही जवाब क्या होगा, कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए। दोहरी हुकूमत 1919 के कानून के तहत सूबाई इंतजामिया नाफिज की गई थी। हम ऐसे ही सवालात, ऐसे ही धड़काने वाला सवालात आपके सामने लेकर के आते हैं, जिसमें आपको भर भर के नॉलेज दी जाती है और इसमें आप सीखते हैं। तो इसीलिए हमारे यूट्यूब चैनल मास्टर अनीस को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि जो है जो भी वीडियो अपलोड किया जाए तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके मोबाइल स्क्रीन पर पहुंचे। तो दोहरी हुकूमत 1919 के कानून के तहत सूबाई इंतजामिया नाफिज की गई थी। दोहरी हुकूमत सिर्फ मरकजी पार्लियामेंट तक महदूद थी। 1919 का कानून अदलिया से मुतल्लिक था, न कि हुकूमत से। दोहरी हुकूमत सिर्फ राजाओं पर नाफिज था। इसका सही जवाब होगा दोहरी हुकूमत 1919 के कानून के तहत सूबाई इंतजामिया नाफिज की गई थी, यानी कि अलिफ में जो दोहरी हुकूमत 1919 के कानून के तहत सूबाई इंतजामिया में नाफिज की गई थी। चलते हमने एक प्रश्न के तहत 24वां सवाल। मूल्य वृद्धि के समय मुद्रा की क्रय शक्ति घट जाती है। सही, मूल्य वृद्धि के समय मुद्रा की क्रय शक्ति घट जाती है। कीमतों में इजाफे के वक्त करेंसी की कुव्वत खरीद में कमी आ जाती है। बाम में महंगाई के दौरान करेंसी ज्यादा मजबूत होती है। जिम में अफरात जर से माशियत में दौलत की तकसीम बढ़ती है। नंबर यह दाल ऑप्शन में कीमतों में इजाफा करेंसी को आलमी मेयार में ले जाता है। तो इसका सही जवाब क्या होना चाहिए,
कीमतों में इजाफे के वक्त करेंसी की कुव्वत खरीद में कमी आती है, महंगाई के दौरान करेंसी ज्यादा मजबूत होती है, अफरात ज़ब्त माशियत में दौलत की तकसीम बढ़ती है, कीमतों में इजाफा करेंसी को आलमी मेयार पर ले जाता है। तो इसका सही जवाब होगा अलिफ होगा। कीमतों में इजाफे के वक्त करेंसी की कुव्वत खरीद में क्या हो जाती है, कमी आ जाती है। जिस तरह से यहाँ पर लिखा है मूल्य वृद्धि से कीमतों में इजाफे वृद्धि के समय मुद्रा की क्रय शक्ति घट जाती है। क्रय शक्ति यानी कि कुव्वत खरीद, मुद्रा यानी कि करेंसी घट जाती है यानी कि कमी आती है। इसका सही जवाब है। तो चलते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। 25वां प्रश्न देखें क्या है। पारिस्थितिक तंत्र में जैव विविधता उसके स्थिरता का संकेतक होती है। पारिस्थितिक का माहौलिकी निजाम होगा, पारिस्थितिक का माहौलिकी निजाम, पारिस्थितिकी तंत्र से क्या होगा, जो इकोसिस्टम बोलते हैं, इकोसिस्टम का इंग्लिश जो है वो माहौलिकी निजाम होगा। और जैव विविधता का, जिसको जैव विविधता का क्या होगा, बायोडाइवर्सिटी का जो है, बायोडाइवर्सिटी का उर्दू जो होगा वो क्या होगा, हयाती तनव्वुर। क्या होगा, हयाती तनव्वुर। तो इसमें लिखा हुआ है कि पारिस्थितिक तंत्र में जैव विविधता उसकी स्थिरता का संकेतक होती है। अलिफ में देखिए आप, हयाती तनव्वुर का माहौलियाती निजाम से कोई ताल्लुक नहीं होता। बा में है माहौलियाती निजाम में हयाती तनव्वुर उसकी पायदारी का इशारिया होता है। जीम में माहौलियाती निजाम में सिर्फ गैर जानदार अनासर पर मबनी होता है। दाल में हयाती तनव्वुर सिर्फ जंगलात तक महदूद होता है। इसको जो है आप एक बार फिर से पढ़िए और इसको पॉज करके, रोक करके इसको देखिए कि इसका जो है सही जवाब क्या होना चाहिए। तो हयाती तनव्वुर का भी मैंने बताया है कि पारिस्थितिक तंत्र का जो है वो अंग्रेजी, वो उर्दू क्या होगा, माहौलियाती निजाम होगा, माहौलियाती निजाम होगा। और जैविक विविधता का जो है उर्दू होगा वो हयाती तनव्वुर होगा। ये भी बता दिया जा रहा है ताकि जो है अगर सिर्फ ये पूछे, सवाल में ये पूछे कि पारिस्थितिक तंत्र का उर्दू क्या होगा, उर्दू अनुवाद क्या होगा, तो आप वहां पर माहौलियाती निजाम में टिक लगाएंगे। उसी तरह से अगर जैव विविधता पूछ लिया तो आप हयाती तनव्वुर में टिक लगाएंगे। और संकेतक का अगर पूछ लिया तो आप इशारिया में टिक लगाएंगे। क्या लगाएंगे, इशारिया में टिक लगाएंगे। तो इसका सही जवाब क्या होगा, इसका सही जवाब भाई बा होगा। इसका सही जवाब क्या होगा, बा होगा। माहौलियाती निजाम में हयाती तनव्वुर उसकी पायदारी का इशारिया होता है। चलते हम 26वां प्रश्न की तरफ, देखते हैं कि इसमें क्या है कि गुट निरपेक्ष आंदोलन का उद्देश्य शक्तिशाली देशों के वर्चस्व से स्वतंत्र रहना था। फिर से एक बार, गुट निरपेक्ष आंदोलन का उद्देश्य शक्तिशाली देशों के वर्चस्व से स्वतंत्र रहना था। तो अलीफ आप ऑप्शन देखिए, गैर जानिबदार तहरीक का मकसद आलमी ताकतों के तसल्लुत से आजादी हासिल करना था। बा में है अदम साफ बंदी की पॉलिसी सिर्फ यूरोप तक महदूद थी। जीन में देखिए गुट निरपेक्ष आंदोलन सिर्फ इक्तिसादी तहफ्फुज़ के लिए था। नंबर 2 है नन अलाइंड मूवमेंट अस्करी इत्तेहाद बनाने की कोशिश की। तो इसका आप दोबारा पढ़िए, तेबारे से बारे पढ़िए, जो समझ में आए है ना। इसको ज्यादा मश्क की जरूरत है, इसको मश्क की जरूरत है। यहाँ पर अलग अलग तरह से जो है ना मश्क कराया जाता है और प्रश्न जो है वहां पर इसी टाइप में रहेगा, है ना। तो आपको ज्यादा मश्क की जरूरत है, ज्यादा जो है तैयारी करने की जरूरत है। इंशाल्लाह जो है कदम चुनेंगे। तो इसीलिए जो है हमारे यूट्यूब चैनल मकसदन इससे जुड़िए और सब्सक्राइब लाइक और शेयर कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि जो है जो भी वीडियो अपलोड किया जाए वो सबसे पहले आपके मोबाइल स्क्रीन पर नोटिफिकेशन में पहुंचे। तो चलते हैं फिर, क्या आलिफ में है गैर जानिबदार तहरीक का मकसद आलमी ताकतों के तसल्लुत से आजादी हासिल करना था। बा में आदम साफ बंदी की पॉलिसी सिर्फ यूरोप तक महदूद थी। गुट निरपेक्ष आंदोलन सिर्फ इक्तिसादी तहफ्फुज़ के लिए था। नन अलाइंड मूवमेंट अस्करी इत्तेहाद बनाने की कोशिश में थी। इसका सही जवाब अलिफ होगा। गैर जानिबदार तहरीक का मकसद आलमी ताकतों के तसल्लुत से आजादी हासिल करना था। गैर जानिबदार तहरीक का मकसद आलमी ताकतों के तसल्लुत से आजादी हासिल करना था। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट 27वें प्रश्न की तरफ। निर्णय सिद्धांत में संभाव्यता का प्रयोग विकल्पों के मूल्यांकन के लिए किया जाता है। निर्णय सिद्धांत में संभाव्यता का प्रयोग विकल्पों के मूल्यांकन के लिए किया जाता है। अलिफ में देखिए फैसले के उसूल में एहतमालात का इस्तेमाल इंतखाबी तज्जिया के लिए किया जाता है। बा फैसला साजी में सिर्फ अखलाकी बुनियादें इस्तेमाल होती है। जी फैसला साजी हमेशा कतई और गैर मुतबादिल होती है। दाल इम्कानात सिर्फ साइंस मुशाहिदे में आते हैं, फैसला में नहीं। तो इसका चलते हैं फिर से इसका तस्वीर पर उतारने की कोशिश करना। निर्णय सिद्धांत हो गया, फैसले के उसूल, हाँ, संभाव्यता का हो गया एहतमाल, उसी तरह प्रयोग इस्तेमाल, विकल्पों के मूल्यांकन के लिए इंतखाब तज्जिया हो जाएगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, इसका सही जवाब अलिफ हो जाएगा, इसका सही जवाब अलिफ हो जाएगा। फैसले के उसूल में एहतमालात का इस्तेमाल, इंतखाबी तज्जियात
तज्जिया के लिए किया जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा फैसले को उसूल में एहतमालात का इस्तेमाल इंतखाबी तज्जिया के लिए किया जाता है। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। गति का तीसरा नियम कहता है कि प्रत्येक प्रत्येक क्रिया की समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। गति का तीसरा नियम कहता है कि प्रत्येक क्रिया की समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। तो चलते हैं अपने ऑप्शन को टटोलते हैं कि इसका सही जवाब क्या होगा। इसका सही जवाब क्या होगा? अलिफ में है हरकत के तीसरे उसूल हर अमल का एक बराबर और मुखालिफ रद्द-ए-अमल होता है। हरकत के तीसरे उसूल के मुताबिक हर अमल का एक बराबर और मुख्तलिफ रद्द-ए-अमल होता है। न्यूटन के तीसरे कानून में सिर्फ कमियत की बात भूटी होती है। क्या लिखा है? हर नंबर 2 ये दाल ऑप्शन हरकत का तीसरा उसूल तवानाई के उसूल से मुतल्लिक है। जो न्यूटन का उसूल सिर्फ कशिश शकल से मुतल्लिक है। इसका सही जवाब क्या होना चाहिए? अच्छा, जो भी यहाँ पर चाहे वो हिंदी से उर्दू, उर्दू से हिंदी, आप उसका समीक्षा कीजिए, आप उसका जो है उसको गौर से देखिए, क्लास खत्म हो जाने के बाद भी गौर से देखिए और उसको एक डायरी और कॉपी में जो है उसको नोट कर लीजिए कि फला का जो है फला हिंदी का उर्दू क्या होगा, फला उर्दू शब्द का हिंदी शब्दावली क्या होगा। तो इस तरह से आपके वर्ड भंडारण में शब्दकोश में क्या होगा कि ज्यादा मतलब कैपेसिटी बढ़ेगी और इससे जो आप एग्जाम को करेक्ट करने में जो आपको सहायता मिलेगा। तो चलते हैं फिर अलीफ में हरकत के तीसरे उसूल का मुताबिक हर अमल का एक बराबर और मुख्तलिफ रद्द-ए-अमल होता है। न्यूटन के तीसरे कानून में सिर्फ कीमत के बादूनी होती है। दाल हरकत का तीसरा उसूल तवानाई के उसूल से मुतल्लिक है। जीव न्यूटन का उसूल सिर्फ कशिश शकल से मुतल्लिक है। तो इसका सही जवाब अलीफ होगा। हरकत के तीसरे उसूल का मतलब हर अमल का एक बराबर और मुखालिफ रद्द-ए-अमल होता है। सही जवाब है ये। आगे चलते हैं 29वां प्रश्न चलते हैं कि इसमें देखते हैं क्या है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करता है। भारतीय जीवन का अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करता है। तो यहाँ पर दिया गया हिंदुस्तानी आयन का दफा 21 जिंदगी और शख्सी आजादी का हक देती है। दफा 21 सिर्फ जेल कवानीन से मुतल्लिक है। दाल दफा 21 महज तालीमी इदारों पर नाफिज होती है। जीम हिंदुस्तानी आयन का दफा 21 सिर्फ ज़राअत से मुतल्लिक होती है। तो आप यहाँ पर देखिए क्या इसका है, इसका ठीक अनुवाद क्या होगा कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 जीवन और यहाँ पर सिर्फ बात की गई है अनुवाद के लिए। ये अनुसार ये जी के टाइप का प्रश्न नहीं है बल्कि ये अनुवाद के तौर पर है। अनुवाद है ये ट्रांसलेशन है कि इसका हूबहू ट्रांसलेशन क्या होगा कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करता है। तो भारतीय संविधान का हिंदुस्तानी आईन हो गया, अनुच्छेद का क्या दफा हो जाएगा, जीवन का क्या होगा, जिंदगी हो जाएगा, व्यक्तिगत का क्या होगा, शक्ति आजादी हो जाएगी, व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार का क्या हो जाएगा, हक होगा, प्रदान करता है मतलब देती है। तो आप समझ गए होंगे कि इसका सही जवाब क्या होगा, अलिफ होगा। हिंदुस्तानी आयन का दफा है कि जिंदगी और शक्ति आजादी का हक देती है। तो चलते हैं अपने आखिरी प्रश्न, इस सेशन का, इस क्लास का आखिरी प्रश्न है। राज्यसभा एक अस्थायी सदन है जिसे भंग नहीं किया जा सकता। प्रश्न आखिरी नहीं है बल्कि इसके बाद एक और है। राज्यसभा एक अस्थायी सदन है जिसे भंग नहीं किया जा सकता। राज्यसभा एक मुस्तकिल ईवान है जिसे तहलील नहीं किया जा सकता। राज्यसभा हर 5 साल में तहलील होती है। जी राज्यसभा हर 5 साल में उम्मीदवार बदल जाता है। नंबर दाल ऑप्शन ईवान बाला सिर्फ बजट पास करने के लिए होता है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? राज्यसभा का राज्यसभा हो गया, सभा एक अस्थायी मुस्तकिल ईवान हो गया, सदन है जिसे भंग नहीं किया जा सकता, तहलील नहीं किया जा सकता, है ना। तो इसका सही जवाब आप समझ गए होंगे कि इसका सही जवाब अलीफ है। राज्यसभा एक मुस्तकिल ईवान है जिसे तहलील नहीं किया जा सकता। तो आगे चलते हैं, यह आखिरी प्रश्न है इस सवाल का, इस सेशन का, इस क्लास का सबसे आखिरी प्रश्न है। तो देखते हैं कि महात्मा गांधी ने, यह महात्मा गांधी बहुत लटक गया, यहाँ पर बहुत बीच में लटक गया। तो देखते हैं कि महात्मा गांधी ने अपने विरोध को अहिंसा के माध्यम से व्यक्त किया था। महात्मा गांधी ने अपने विरोध को अहिंसा के माध्यम से व्यक्त किया। महात्मा गांधी ने अपने मुखालफत को तशद्दुद के जरिए जाहिर किया। महात्मा गांधी ने अपने एहतजाज को अदम तशद्दुद के जरिए जाहिर किया। महात्मा गांधी ने सिर्फ पार्लियामेंट के अंदर एहतजाज किया। महात्मा गांधी ने बगावत की राह इख्तियार की थी। महात्मा गांधी ने मुखालिफत को तशद्दुद नहीं होगा, ये तो क्या हो गया, तशद्दुद, इसका तशद्दुद हिंसा हो गया। तो महात्मा गांधी तो हिंसा तो क्या ही नहीं, महात्मा गांधी तो हिंसा क्या ही नहीं,
वो तो अहिंसा वादक थे, ठीक है। तो अहिंसा और जब लग जाता है तो और के साथ उर्दू में आता है अदम, उर्दू के साथ क्या आता है अदम। तो आप समझ गए होंगे कि बा इसका सही जवाब होगा। महात्मा गांधी ने अपने एहतजाज को अदम तशद्दुद, यानी कि अहिंसा का उर्दू होगा अदम, अदम तशद्दुद के जरिए जाहिर किया। एहतजाज का विरोध होता है, विरोध का एहतजाज होता है, ठीक है। तो इसका सही जवाब होगा महात्मा गांधी अपने एहतजाज को अदम तशद्दुद के जरिए क्या जरिए जाहिर किया था, जरिए जाहिर किया गया था, अदम तशद्दुद जो है जाहिर किया था। तो यहाँ हमारा क्लास इस जगह एंड होता है। तो आपसे एक बार यहाँ रिक्वेस्ट है कि जो है आगरा इंतजार इल्तमास है हमारे यूट्यूब चैनल मास्टर रमीज को जो है लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। और इंशाल्लाह जल्द ही हम लेके आएंगे लाइव सेशन जिसमें सवाल जवाब जो है फेस टू फेस पूछे जाएंगे और उसमें तसल्ली बख्श जवाब दिए जाएंगे। तो जो है हमारे यूट्यूब चैनल मास्टर रमीज को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए जो है। तो इसी के साथ हम अपने फिर अगले इंशाल्लाह अगले क्लास में मिलेंगे। तब तक के लिए आप खुश रहिए और तैयारी कीजिए, मेहनत की जम के तैयारी कीजिए और आपको अल्लाह ताला कामयाब करे। इसी के साथ इसी दुआ के साथ जो है हम रुखसत होते हैं। तब तक के लिए खुदा हाफिज।